दोस्तों, बहुत पहले से ही भारत की इस पावन धरती पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके इसे रक्त रंजित किया। जैसे कुछ फारसी व्यापारी आदि, उन सभी की कोई खास दाल नहीं गली। कुछ तो व्यापार तक, कुछ पर्यटक बनकर रह गए। पर सिकंदर जैसे महत्वाकांक्षी विदेशी आक्रमणकारियों ने इस धरती पर खून खराबा किया। सिकंदर यूनानी था, उसका धर्म इस्लाम नहीं था। आगे आने वाले समय में हम इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं इस्लामिक विदेशी क्रूर आक्रमणकारी शासकों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य युग में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय के एक विदेशी पर्यटक ने अपने देशवासियों से अपने देश लौटकर ये कहा था कि भारत देश में दर्जी लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अंग वस्त्र लपेटने के सिवा वहाँ के लोग कोई कपड़े नहीं पहनते। पर ये नहीं कि वहाँ के लोग नग्न रहते हैं, बल्कि पूरा शरीर तो स्वर्ण आभूषणों से ही ढक जाता है। कपड़े की जरूरत ही नहीं है। तो आम और खास के पास इतना स्वर्ण है, इसलिए शुरू से ही हमारा देश विदेशी लोगों की नजरों में रहा। 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजाओं की एकता लगभग खत्म हो गई। अतः इस खंडित एकता और एक दूसरे से बात बात पर द्वेष पनप जाने के चलते भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ से कई आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करके भारत को लूटा और जहां तहां अपने राज्य स्थापित किए। इन विदेशी लुटेरों में कुछ तो बड़े ही बेरहम थे, जिन्होंने हमारे देश को बड़ी क्रूरता से लूटा तथा लोगों को गुलाम बनाकर पशुओं की तरह खरीदा बेचा। सन 638 से सन 711 तक इस 74 साल के अंतराल में 9 खलीफाओं ने 14 बार आक्रमण किया, पर कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाए। सन 712 में 9वें इस्लामिक खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक ने ही 15वीं बार 10,000 सैनिक ऊंट घोड़ों के साथ एक बहुत ही साहसी मात्र 17 वर्ष के योद्धा मुहम्मद बिन कासिम को सिंध और बलूचिस्तान फतह के अभियान में भेजा। यह 17 वर्ष का योद्धा मुहम्मद बिन कासिम इराक के इस्लामिक गवर्नर हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। उसने बड़ी क्रूरता से सिंध पर आक्रमण करके औरतों तक का कत्ल किया। सिंध के महाराजा दाहिर को परास्त कर उनकी हत्या करके खलीफा के पास उनका सर काट कर भेजा। ये वही राजा दाहिर थे जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले कई बार अकेले ही अरबों और ईरानियों से लड़कर देश को लूटने से बचाते रहे। उनका साथ तो किसी ने नहीं दिया, पर पीठ में छुरा घोंपने का काम जरूर किया। यही कारण था जो उनकी हार हुई और वो मारे गए। उनकी पत्नी, बेटियां सभी देश रक्षा में शहीद हो गईं। आज सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। वही सिंध जो कल के भारत का मेन गेट था। दोस्तों, यह वीडियो इस श्रृंखला तारीख हिंद और इस्लामिक आक्रमण पार्ट 1 को हमने ऐतिहासिक प्राचीन पुस्तकें चचनामा, तारीख ए सिंध, सिंध के सूरमा आदि के सोर्सेज से बनाया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजवर चैनल रियल ग्रेट इंडिया, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पर विदेशी क्रूर आक्रमणकारी इस्लामिक शासकों के इतिहास की श्रृंखला तारीख ए हिंद और इस्लामिक आक्रमण पार्ट 1। प्रथम इस्लामिक कत्लेआम सिंध के महाराजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पलटकर फिर से कहानी पर आते हैं। दोस्तों, पहले हम
जान लेते हैं महाराजा दाहिर सेन के पारिवारिक परिवेश, उनके चरित्र और वो राजा कैसे बने। दोस्तों, सिंधु की धरती पर प्राचीन काल में कई हिंदू राजाओं ने शासन किया, जिनमें एक राजपूत वंश के राजा थे जिनका नाम राय साहसी था। उनका शासनकाल बड़ा ही वैभवशाली तथा समृद्ध था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपने ही प्रधानमंत्री चच, जो एक कश्मीरी पंडित थे, उन्हें राज्य के लिए योग्य समझकर सत्ता सौंप दी। चच राजा बना दिए गए। दरबारियों के विचारों से सहमत होकर राजा राय साहसी की विधवा रानी सोहंदी की इच्छा पर महाराज चच ने रानी सोहंदी से विधिवत पुनर्विवाह कर लिया। राजा चच और रानी सोहंदी द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ, वही पुत्र राजा दाहिर सेन के नाम से विख्यात हुए। राजा दाहिर सेन का जन्म सन 663 में हुआ था। राजा चच की असमय मृत्यु के बाद उनके भाई चंद्र ने शासन संभाला। क्योंकि दाहिर सेन छोटे थे, चंद्र ने 7 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद सिंधु राज्य की शासन सत्ता की बागडोर राजा दाहिर सेन को सन 679 में 16 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई। राजा दाहिर सेन बहुत ही पराक्रमी, प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। राजा दाहिर सेन की हुकूमत पश्चिम में मकरन तक, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मौजूदा मालवा के केंद्र और राजपूताने तक, उत्तर में मुल्तान से दक्षिण पंजाब तक फैली हुई थी। सिंध से जमीनी और समुद्री व्यवसाय भी खूब होता था। जी.एम. सैयद लिखते हैं कि दाहिर सेन के चाचा चंद्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो बौद्धों को बढ़ावा देते थे। भिक्षुओं को उन्होंने खास रियायतें दी थी। राजा दाहिर सेन ने चंद्र पर कोई सख्ती नहीं की, बल्कि अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म मानने वाले 2 लोगों को गवर्नर भी नियुक्त कर रखा था। मुमताज पठान तारीख-ए-सिंध में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ पसंद थे। उनके शासनकाल में 3 तरह की अदालतें थीं, जिन्हें कोलस, सरपनास और गनास कहा जाता था। बड़े मुकदमे सीधे राजा के पास जाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। दोस्तों, सन 712 में अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद आदिल इमामुद्दीन मुहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अल्प आयु में 9वें इस्लामिक खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक के आदेशानुसार सिंध के विजय अभियान का सफल नेतृत्व किया। बिन कासिम ने सिंध और उसके आसपास बहुत खून खराबा किया तथा हिंदुओं को मुसलमान बनाया। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्हें कत्ल कर दिया। कुछ हिंदू छुप छुपा के वहां से पलायन कर गए। सिंध के कुछ किलों को जीतने के बाद बिन कासिम ने अपने चाचा एवं ससुर हज्जाज को खत लिखकर भिजवाया था। खत में लिखा कि सिविस्तान और सीसाम के किले जीत लिए गए हैं। गैर मुसलमानों को मुसलमान बना दिया गया है। जो इस्लाम स्वीकार नहीं किए, उन्हें मार डाला गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं। ऐतिहासिक किताब चचनामा अल कुफी के खंड संख्या 1 के पृष्ठ संख्या 164 में लेखक एलियट ने लिखा है कि सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त करके बिन कासिम ने यहाँ इस्लाम की स्थापना और अरब का शासन कायम किया। उस समय सिंध की राजधानी देवल नगर थी। देवल के किले पर कासिम ने आक्रमण जारी रखा। सिंधु वीरों ने डटकर मुकाबला किया। राजा दाहिर अपनी सेना के साथ अकेले ही अरबी और ईरानी योद्धाओं से लड़ते रहे। पड़ोसी राजा एवं भारत के किसी अन्य राजा ने युद्ध में राजा दाहिर की कोई मदद नहीं की। औरतों को आलोर के किले में भेजकर सुरक्षित कर दिया। कुछ सलाहकारों ने राजा दाहिर से ये भी कहा कि राज परिवार को लेकर आप भारत में किसी अन्य राज्य में जाकर शरण ले लें और सुरक्षित हो जाएं। पर राजा दाहिर ने कहा था,
मेरा परिवार तो पूरा सिंध है। मैं यहाँ की जनता को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपनी अंतिम सांस चलने तक सिंध के लिए ही लड़ूंगा। पूरा सिंध ही मेरा परिवार है। राजा दाहिर ने युद्ध में बिन कासिम को सोचने पर विवश कर दिया कि अरबी सेना जल्द ही परास्त हो जाएगी। दोस्तों, वो दिन सन 712 का 20 जून था, जब सूर्यास्त होने पर युद्ध विराम हुआ और सारी सेना विश्राम करने शिविरों में चली गई। दोस्तों, किसी और ने राजा दाहिर की मदद नहीं की, पर अपनों ने गद्दारी जरूर की। जब सेना आराम कर रही थी, ठीक उसी समय ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासो नाम के दो लोगों ने कासिम से मिलकर कुछ सैनिकों के साथ राजा दाहिर की सेना के शिविरों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण रात्रि और धोखे से किया गया था, अतः सिंधुवीर सैनिक संभल ही नहीं पाए और राजा दाहिर समेत सभी मारे गए। इसके बाद कासिम की सेना आलोर की तरफ रवाना हो गई, जहां सारी औरतें थीं। जब आलोर में राजा दाहिर के मारे जाने और अरबी सेना आलोर की तरफ आने का समाचार रानी लाडी को मिला, तो वो बेहोश हो गईं। पर सिंधी वीरांगनाओं ने आलोर में अरबी सेना का मुकाबला तीरों और भालों से डटकर किया। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी तथा राजा दाहिर की दो बेटियां अरबी सैनिकों द्वारा पकड़ ली गईं। शेष सिंधु वीरांगनाएं जब अरबी सेना के आगे टिक पाने में असमर्थ हो गई, तो सभी महिलाएं सामूहिक रूप से जौहर करके अपने सतीत्व और असमत को लुटने से बचाने के लिए प्राण दे दिए। कासिम ने दीवान गुंदुमल की बेटी को दो ऑप्शन दिए। एक था मेरी पत्नी बन जाओ, या दूसरा था गर्दन कटवाओ। पर उस दीवान पुत्री ने अपनी गर्दन कटवा ली, मगर कासिम की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, बिन कासिम ने युद्ध में पकड़ी गई दोनों राजकुमारियां, जिनका नाम सूर्य देवी तथा परमाल देवी था, उन दोनों को राजा दाहिर का कटा हुआ सिर तथा उसके राज छत्र सहित जीत की खुशी में बतौर तोहफा बगदाद के खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक के पास दमिश्क भिजवा दिया। बिन कासिम के आक्रमण को आप भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम इस्लामिक कत्ले-आम कह सकते हैं। दोस्तों, राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों के साथ दमिश्क में क्या हुआ? बिन कासिम को खलीफा ने उसके द्वारा भेजी हुई दो सुंदर राजकुमारियों के अनमोल तोहफे के बदले इनाम में क्या दिया, आदि बहुत कुछ विचित्र जानने के लिए हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला तारीख हिंद और इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 2 में अगले सप्ताह जरूर देखें। धन्यवाद।